हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर। In this video, we are going to discuss question number 41 to question number 60 of chapter Kinematics 1D or Motion in a Straight Line from a very popular book NCERT at your fingertips by the publication MTG। ओके बच्चों, पहले दो वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर 21 to 40 डिस्कस किया था। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो दी गई है, जिसमें MTG फिंगर टिप्स का है, वन शॉट वीडियोस हैं, शॉर्टकट वीडियोस हैं और हमारे पास PYQ नीट 20 ईयर्स की वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ओके बच्चों, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपकमिंग वीडियोस और अदर इंफॉर्मेशन। आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। ओके बच्चों, फॉर नीट 2022 हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं। फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है सिर्फ, जिसमें नीट के लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर का नीट हो, इजी टफ। अगर आप वो टेस्ट सीरीज अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड इन अपकमिंग नीट एग्जाम। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी ये टेस्ट सीरीज देना चाहता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 to 60 फ्रॉम मोशन इन 1D और काइनेमेटिक्स 1D। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज एवरेज वेलोसिटी v1 v2 v3 ओवर द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम t1 t2 t3। द वैल्यू ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइड बाय v2 माइनस v3। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, काफी सारी बुक्स में ये देखने को मिलता है बच्चों। बट अगर हम देखें तो नेट पे बहुत सारे सॉल्यूशन इसके ऊपर मिलते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन ठीक नहीं है। जो मुझे बिल्कुल ठीक लगा, ऑप्टिमम लगा, जो मेरा सॉल्यूशन है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, किस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहां पर देखने वाले हैं। कहता है एक जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। t1 टाइम के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी है v1, t2 टाइम के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी है v2, t3 टाइम के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी है v3। ओके बच्चों, एवरेज वेलोसिटी। अब हमें फाइंड करनी है v1 माइनस v2 की वैल्यू। कैसे आप इसे कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर वैल्यू मान लेता हूं u, यहां पर वेलोसिटी u1, यहां वेलोसिटी u2 और यहां वेलोसिटी u3। अब आपको पता है अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? अगर मैं A to B इंटरवल की बात करूंगा, A to B में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? u प्लस v डिवाइड बाय 2। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही होती है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। ये हम इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखेंगे। इसी वीडियो में जो लास्ट में क्वेश्चंस हैं उनमें ये फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज आता है। ओके बच्चों, एंड अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी u प्लस at होती है बेटा। AB में फाइनल वेलोसिटी u1 है, इनिशियल u एक्सेलरेशन a, टाइम कितना है बच्चों? t1। तो सिंपली आप u1 की वैल्यू को ये पुट कर सकते हैं। सो v किसके बराबर बचेगा बच्चों? u प्लस a t1 डिवाइड बाय 2। तो आप लिख सकते हैं 2u प्लस a t1 डिवाइड बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ इंटरवल A to B। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट B to C। B to C अगर आप देखेंगे, B to C में
एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी u1 प्लस u2 बाई 2 एंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी u2 प्लस u1 a t2 सेम एज ऑफ अबव बेटा। तो यहां पर v2 को आप क्या लिख सकते हैं 2u1 प्लस a t2 डिवाइड बाई 2, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने ऊपर लिखा था। अब अगर आप इस इक्वेशन को यूज करते हैं, u1 की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 2u प्लस a t1 प्लस a t2 डिवाइड बाई 2, आप v2 को लिख सकते हैं 2u प्लस 2a t1 प्लस a t2 डिवाइड बाय 2। ओके बच्चों, गौर से देखिएगा, v1 आ गया है, v2 आ गया है, v1 आ गया है, v2 आ गया है। हमें क्या चाहिए v1 माइनस v2। ध्यान से देखिए बच्चों, v1 माइनस v2 हमें चाहिए v1 माइनस v2। क्या होगा, गौर से देखिए बच्चों, v1 माइनस v2 आप लिख सकते हैं 2u प्लस a t1 बाई 2 माइनस आप लिख सकते थे, मैं यहां नीचे ही लिख लेता हूं इसको, यहां जगह थोड़ी कम रह जाएगी। तो v1 माइनस v2 आप लिख सकते थे 2u प्लस a t1 डिवाइड बाई 2 माइनस 2u प्लस 2a t1 माइनस a t2 प्लस a t2 डिवाइड बाई 2। अब अगर आप गौर से देखें बच्चों, 2 कॉमन है, 2u से 2u कट जाएगा, बचेगा क्या a t1 माइनस 2a t1 माइनस a2। अगर आप गौर से देखें तो ये बचता है माइनस a t1 माइनस a t2 डिवाइड बाई 2। इसमें से माइनस a कॉमन ले लीजिए, क्या बचा t1 प्लस t2। तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो v1 माइनस v2 है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 प्लस t2। इन सिमिलर वे, बिल्कुल सेम तरीके से बेटा, इन सिमिलर वे v2 माइनस v3 किसके बराबर होगा माइनस a बाई 2 t2 प्लस t2 t3। अब बड़ी आसानी से आप ये बात लिख सकते हैं बच्चों, तो रेशो किसके बराबर हो गई बच्चों v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, रेशो किसके बराबर हो गई t1 प्लस t2, t2 प्लस t3। ओके बच्चों, गौर से देखिए, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिला होगा नेट से, क्योंकि कुछ अलग ही तरीके से बिल्कुल भी जो हम कह सकते हैं कि सही नहीं लग रहा था, जो वैसा वैसा आंसर भी लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक्यूरेट आंसर इसका आप इस तरीके से सॉल्व करके अचीव कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। तो फटाफट से बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए। ओके बच्चों, लाइक जरूर करिए बेटा, यही हमारी मोटिवेशन है। इसी मोटिवेशन के साथ हम बाकी सभी चैप्टर के भी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 भी बच्चों को बड़ा परेशान करता। क्या कहता है? A moves along a straight line with an acceleration this starts from a point A, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, where P, Q are constant and X is the distance from A. A पे X भी 0 है, V भी 0 है। Particle stop at B, the maximum velocity of the particle is, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो? गौर से देखिए, A किसके बराबर है बच्चों? P माइनस क्यू एक्स। तो सिंपल सी बात है, आप एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं? V dv P माइनस क्यू एक्स। यहां पर आपको एक बहुत ही छोटी सी इंटीग्रेशन करनी है, P माइनस क्यू एक्स डी एक्स। बच्चों इंटीग्रेशन जब आप इसकी करेंगे यहां पर, तो लिमिट x 0 पे वेलोसिटी 0 है, A पॉइंट पे, x पे वेलोसिटी हमें लिखनी है। तो क्या होगी बच्चों इसकी इंटीग्रेशन? सबको मालूम है, सबको खबर है, वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 उसको नहीं लगाते, पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर बाय 2। यहां पर मैंने 0 वाली वैल्यू पुटने की, डायरेक्टली उसको 0 लिख लिया है। ये बन गया है बच्चों। तो v किसके बराबर आ रहा है? v आ रहा है रूट 2, x कॉमन आ जाएगा, p माइनस क्यू एक्स बाय 2, दिस इज v। अब अगर आप ध्यान से देखें, हम चाहते हैं कि ये v मैक्सिमम हो,
मैक्सिमम के लिए ये जो अंदर मैटर है ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम होना चाहिए। इसको हमने यहां पर एक बार y लिख लिया, तो ये क्या हो गया 2। मैं इसको x को फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर v टू बी मैक्सिमम, फॉर v टू बी मैक्सिमम, y क्या होना चाहिए बच्चों? मैक्सिमम। y मैक्सिमम के लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए बेटा? इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 2p माइनस 2qx बाई 2। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर 0 पुट कर दिया, x आ जाएगा p बाई क्यू, x आ जाएगा p बाई क्यू। अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोचें सर आप सीधा ही इसको 0 कर देते, तब भी तो हमारे पास यही x की वैल्यू आ रही थी। बेटा एक्सेलरेशन 0 दो पोजीशन पे हो सकता है। कब? एक्सेलरेशन में बी 0 व्हेन v इक्वल टू 0, व्हेन dv बाई dx इक्वल टू 0। इसीलिए हम इस बात के लिए कंफर्म नहीं थे, श्योर नहीं थे कि ये v 0 दे रहा है या फिर dv बाई dx 0 दे रहा है। ओके बच्चों, तो हमें ये करना पड़ा v कहां पर 0 होगा। अगर हमें चेक करना होता v कहां 0 होगा, x इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू 2p बाई क्यू पे। ये वाला पॉइंट A हो जाएगा और ये वाला पॉइंट B हो जाएगा। बाय चांस अगर वो इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि B पॉइंट कौन सा है तो हमारे पास क्या आंसर आता बच्चों? 2p बाय क्यू। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप यहां से भी डायरेक्टली देख सकते थे कि v 0 नहीं है, v तो यहां 0 है, तो इसका मतलब यहां पर x इक्वल टू 0 पे क्या 0 है? dv बाई dx, तो v मैक्सिमम होगा। तो राइट वे तो इसका यही है सोचने का, बट तुक्के से जुगाड़ से ये कैसे भी आ सकता है। बट कमाल की बात ये है हमें मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो बच्चों v का रिलेशन तो हमें फाइंड करना ही था, तो उतना ही टाइम लगेगा, बस क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट होनी चाहिए। अब अगर हम चाहते हैं एट x इक्वल टू दिस, v क्या है बच्चों? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू पुट करते हैं 2, x की वैल्यू क्या है? p बाई क्यू, p माइनस क्यू, x की वैल्यू क्या है? p बाई क्यू बाय 2। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये बन गया बच्चों 2p बाई क्यू, और ये बच गया है, अगर आप गौर से देखें q से q कट गया तो ये बचा p बाई 2, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो ये आ रहा है p बाय रूट q। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v इज p बाय रूट q। तो ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42 एक लेंथी क्वेश्चन हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 41 से 60 की रेंज में। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 43, वन डायमेंशनल मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय। 43 नंबर क्वेश्चन, ये भी बच्चों को काफी परेशान करता है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन की परेशानी का हल, हमें पता है कि इन चारों में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं x से v निकाल लूं, मैं a ऑप्शन पे बाद में आऊंगा बच्चों, पहले x से v निकालेंगे। x हमारे पास ये है, v क्या हो जाएगा? dx बाई dt। dx बाई dt क्या है बच्चों? 1 माइनस कॉस t। ओके, अब हमें दिया गया है v इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t। नो बच्चों, अगर आप देखें cos t की वैल्यू -1 टू +1 होती है, तो ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। क्या है बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos मे बी 1 आल्सो, 1 1 -1 0, बट यहां पर क्या लगा है? सिर्फ इनइक्वालिटी, तो इक्वल टू का साइन नहीं है, इस वजह से ये करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन, एक्सेलरेशन चेक करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा? dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, तो क्या बन गया बच्चों? एक्सेलरेशन साइन t। साइन t की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -1 टू +1, तो कभी ये प्लस होगा कभी ये माइनस होगा, तो इसने कहा है एक्सेलरेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया? गलत। डी ऑप्शन थी ऑल ऑफ दिस, ये भी गलत। तो बी सी डी गलत हो गए हैं, तो हमारे पास क्या बचा? फर्स्ट ऑप्शन, जो हमारी करेक्ट होनी चाहिए।
है भी। अगर आप ध्यान से देखें तो काफी सारे बच्चे इसको ड्रॉ करने में गलती करते हैं। अब अगर मैं x को ड्रॉ करूं, अगर मैं x इक्वल टू टी को ड्रॉ करूं, मैं किसको ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, x इक्वल टू टी, तो उसकी जो स्लोप है वो कहां पर होगी, 45 डिग्री पे। स्लोप हमारे पास होगी 1। अब अगर मैं x इक्वल टू साइन टी को ड्रॉ करूं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, साइन टी को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बच्चे क्या, अगर टीचर की बात करें, मेरी बात करें, तब भी मैं आपको कहूंगा कि अगर हम क्लास में इन जनरल ड्रॉ करते हैं तो साइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे ही बच्चा ऐसे साइन यहां पर ड्रॉ करेगा, बच्चे को लगेगा कि यहां तो साइन पॉजिटिव है, बड़ा है इससे, तो t माइनस साइन टी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बच्चों यही गलती हम यहां पर कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कर्व कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। ध्यान से देखिए बच्चों, ये कर्व साइन की कुछ इस तरीके की होनी चाहिए बेटा। क्यों, अगर आप इसकी स्लोप देखें dx बाई dt, वो क्या होगी, cos t। एट t इक्वल टू 0 स्लोप हमारे पास क्या है, मैक्सिमम 1, यानी कि हमारे पास एंगल कितना होगा यहां पर, t0 पे एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। और उसके बाद जैसे जैसे t बढ़ेगा ये स्लोप हमारे पास डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, तो ये स्लोप इस तरीके से डिक्रीज करती हुई जाएगी बेटा। तो अब अगर मैं t0 पे देखूं तो ये वाली लाइन कौन सी थी, स्लोप, ये वाली लाइन थी x इक्वल टू टी वाली, और ये हमारे पास बच्चों क्या है, साइन। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन टी। इक्वल टू कब है, सिर्फ t0 पे, सिर्फ t0 पे ये इक्वल टू है। अगर मैं t0 हटा दूं तो t0 के बाद ये हमेशा जो t है वो साइन t से बड़ा होगा, साइन t से हमेशा बड़ा होगा। तो x t माइनस साइन t हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर t ग्रेटर देन 0। इस बात को अच्छे से समझना है बेटा। ये मैं आपको क्लियरली समझा पाया इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस सॉफ्टवेयर की वजह से। अदरवाइज ये चीज यहां पर क्लियरली ड्रॉ करना काफी मुश्किल काम हो जाता है बोर्ड पर। क्लियर है बच्चों, तो आगे से आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि साइन का ग्राफ ऐसा नहीं होता, वो तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ड्रॉ करते हैं। अदरवाइज ये कुछ इस तरीके का रहेगा। t0 पे स्लोप है 45 डिग्री एंगल के ऊपर, विच इज 1। ओके बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो बच्चों फटाफट से लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन थोड़े से आसान है, ऐसा कह सकते हैं, बट सारे नहीं है। ये जो 41 टू 60 है, ये बच्चों को काफी परेशान करता है सेगमेंट, इसीलिए ये हम यहां पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन ऑफ जीरो एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन 0 है, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट। वेलोसिटी का मतलब स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट। तो किस केस में स्लोप यहां पर अलग है, यहां पर बदल रही है, यहां भी बदल रही है, तो सी ऑप्शन में ये कांस्टेंट है। तो ऐसा बीच में थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन आता है तो दिल को सुकून होता है, चलो कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ ना कुछ जरूर यहां पर हो रहा है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल is as shown in figure. Which of the following graph correctly represent the variation of acceleration with displacement? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं अक्सर बच्चों से ये क्वेश्चन अपने डिस्कशन में पूछता हूं। क्या कहता है, गौर से देखिए। ग्राफ किस किस के बीच में है, v वर्सेस x ग्राफ। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करूं तो आप इसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम इसको सॉल्व करने में लगेगा नहीं। अगर हम सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात यहां पर कर रहे हैं। ओके बच्चों, कैसे, पहले मैं बताता हूं कि सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं।
अगर आप देखें तो हमें एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx। अब अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो सभी पोजीशन पे v क्या है? पॉजिटिव। सभी पोजीशन पे v क्या है? पॉजिटिव। बट इसकी स्लोप क्या है? स्लोप बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप क्या है बच्चों इसकी? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन 0 से लेके x0 तक क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन की इन्हीं ऑप्शन की बात करूं तो मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्या इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है? नो। क्या इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है? नो। क्या इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है? नो। किसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है? सिर्फ ए ऑप्शन में। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर हम इन्हीं ऑप्शन में से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। सिर्फ आपको यह देखना था स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, सिर्फ एक ऑप्शन में। बट जब हम कोई बुक या असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, जैसे किसी बच्चे ने पूछा भी मुझसे, क्या मैं सिर्फ फिंगर टिप्स कर लूं काफी है नीट के लिए? काफी है। अगर आप इनके क्वेश्चंस को कंसेप्ट वाइज समझकर करते हैं तो काफी है। आप पूरा का पूरा 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक के पहले 100 क्वेश्चन सभी चैप्टर के अच्छे से समझकर कंसेप्ट वाइज किए हैं। सिर्फ जुगाड़ से नहीं कि भाई जैसे ये जुगाड़ लग गया, ये नेगेटिव हो गया, चलो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नहीं निपटाना। अगर मुझे एग्जैक्टली इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्राइव करनी आती है तब आप इसे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि हो सकता है पेपर में वो ऐसे करके दे देता। पेपर में फाइनल कंपटीशन में इतनी आसान ऑप्शन आए, जरूरी नहीं वो ऐसे ड्रॉ करके दे दे, ऐसे ड्रॉ करके दे दे, या फिर ऐसे करके दे देता। तब आपके पास आपको पता हो कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ओके बच्चों, अगर आप इस तरीके से पूरी बुक को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। आप आराम से 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, अराउंड 150 स्कोर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है? एग्जैक्ट वो क्या है? आपको लिखनी थी स्लोप बेटा। स्लोप किसके बराबर है? dv बाई dx माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। आपको लिखनी थी v की इक्वेशन बच्चों। v क्या है? mx प्लस माइनस सी। mx क्या है? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, x प्लस सी। आपने क्या लगा दी? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्लोप है ये x प्लस इंटरसेप्ट। क्लियर बात? इंटरसेप्ट कितना है बच्चों? v नॉट। अगर मैं स्लोप को v नॉट बाई एक्स को m लिख लूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी सी लगेगी। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों? v dv बाई dx। v कितना है? माइनस एम एक्स प्लस वी नॉट। dv बाई dx कितना है? माइनस एम नॉट। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहां पर गौर से देखिए तो आप लिख सकते हैं एम स्क्वायर एक्स माइनस एम नॉट वी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन क्या बन गई? ये नई स्लोप आ गई और ये नया इंटरसेप्ट आ गया बेटा। क्या बनी? एक स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप। तो ये हमारे पास क्या बना? एक्सेलरेशन। क्लियर है बात? समझे बेटा? तो ये था इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैसे आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, काफी बार मैं ये नहीं कहता कि हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको पता होगा। काफी बार आपको सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर मार्क करना होता है, बट बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है। अदरवाइज आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता होने चाहिए, इसलिए हम इस बुक के सभी सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बच्चों ये कंपटीशन है, इसमें हमें शॉर्ट ट्रिक भी पता होनी चाहिए कि मैं कैसे ऑप्शन को देख के अपना आंसर बना सकता हूं। क्योंकि मान लो नीट में ऐसे ही ऑप्शन के साथ आ गया तो आपको भाई पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप सीधा सीधा देखेंगे आंसर खत्म। और अगर ऐसी ऑप्शन आ गई कि दो में टाई है, तब आपको यह सोचकर समझकर आंसर मार्क
करना हो। क्लियर बात बच्चों? लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जैसे क्वेश्चन नीट के फेवरेट क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें दिखने में ये टफ है बट है बड़े आसान। जिसने अच्छे से इसको पढ़ा है, समझा है, वो चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो क्या है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिया गया है, वन डायमेंशनल मोशन का दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन? अगर आप इस मोशन को ध्यान से देखें तो इस स्टेज में यहां तक एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव। यहां पर स्लोप कम होती जा रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या है? नेगेटिव। और एक्सेलेरेशन है क्या? वेरिएबल। एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों? वेरिएबल। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो ये क्या है बच्चों? ये इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो s क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन इनटू टाइम हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन वैलिड होती है जब एक्सेलेरेशन वेरिएबल है? नो। ये वाली इक्वेशन कौन सी है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से आपको सिर्फ ये इक्वेशन नहीं सॉल्व करना, आपको ये भी देखना है कि भाई ये जो सुंदर सी इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन होती है इसे और किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी चीज आपको साथ साथ में समझनी है। ये वाला फॉर्मूला v एवरेज ये होता है v प्लस यू बाय 2। क्या ये x फाइनल प्लस x इनिशियल बाय टाइम टेकन होता है? नहीं होता। ये तो फॉर्मूला ही गलत लिखा हुआ है। एवरेज एक्सेलरेशन डेफिनेटली बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल है, टाइम टेकन है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? नोट कर लीजिए। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप साथ साथ में ये देख सकते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा जा सकता है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47। गिवन बिलो आर 4 कर्व्स डिस्क्राइबिंग द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। Which one of these describe the motion of particle initially in positive direction? Initially in a positive direction, velocity is a positive initially, and acceleration is a negative. हमें velocity time graph दिए हैं, negative acceleration, slope negative, but t0 पे velocity क्या थी? Positive. अब यहां पर जैसे ये है, ये तो क्वेश्चन ही ऑप्शन के ऊपर बेस्ड बना हुआ है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या है? नेगेटिव। वेरिएबल है बट नेगेटिव है, तो इसमें हमें क्या दिया गया था? कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन? नो। स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी पोजीशन, तो ये भी गलत हो गया। ये स्लोप पॉजिटिव है, गलत हो गया। यहां पर पॉजिटिव इंटरसेप्ट बट स्लोप इज अ कांस्टेंट एंड नेगेटिव, तो ये करेक्ट हो गया बच्चों। यहां पर स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट t0 पे वेलोसिटी क्या थी? नेगेटिव, तो ये भी गलत हो गया। इस तरीके से क्लोज ऑप्शन दी जाती हैं बेटा, ज्यादा दूर ऑप्शन नहीं दी जाती। जैसे इसमें पॉजिटिव वेलोसिटी थी, नेगेटिव एक्सेलरेशन था बट वेरिएबल, बट इसने क्या दिया था यहां? कांस्टेंट। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ये मैथ के ऊपर डिपेंड है कि आप ट्राइंगल को किस तरीके से समझते हैं, कितना समझते हैं आप ट्राइंगल को, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां पर जूम कर लेता हूं, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि जो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, वो t0 से t6 तक फाइंड करना है। t0 इंटरसेप्ट हमें यहां पर ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। t2 पे हमें देखना पड़ेगा, t6 पे भी हमें ये वाला इंटरसेप्ट देखना पड़ेगा। ये जो एरिया होगा, ये एरिया हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। इसके लिए अगर आप गौर से देखें तो ये इंटरसेप्ट पता होना चाहिए बच्चों,
मान लो ये कितना है y, कैसे पता चलेगा? ट्राइंगल से। tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है? y/2, ये हो गया y, ये हो गया 2, और ये कितना है? 12/5, ये आ गया 24/5 यानी कि 4.8। तो ये कितना हो गया बच्चों? 4.8। तो अगर आप इस ट्रायंगल, इस ट्रेपीजियम का एरिया देखें तो इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है 4.8 प्लस ये वाली कितनी है बच्चों? 12 इंटू इन दोनों के बीच की सेपरेशन इंटू 3। तो ये क्या बनेगा बच्चों? 16.8 इंटू 3, ये क्या बच गया? 8.4 इंटू 3, आप इसे लिख सकते हैं 25.2। एरिया आ गया बच्चों। अब हमारे पास अभी एक और पार्ट बाकी है, इसका एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया देखिए, तो हमें ये वाला इंटरसेप्ट चाहिए बच्चों। अब अगर मैं ये एंगल अल्फा देखूं तो ये एंगल अल्फा किसके बराबर होगा? ये वाली लाइन मान लो x है, तो x डिवाइड बाई ये इंटरसेप्ट कितना है? 4, ये है 12/5, तो ये क्या आ जाएगा? 48/5, यानी कि आप लिख सकते हैं इसे, आप इसे लिख सकते हैं 9.6। आप इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 9.6 लिख सकते हैं। अब इसका एरिया कितना होगा? ये वाली ट्रेपीजियम का, ये वाली ट्रेपीजियम का एरिया आप लिख सकते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 9.6 प्लस 12 इंटू इनके बीच का गैप कितना है बच्चों? 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या था? 6। मैं फिर से बता देता हूं, ये वाली साइड है 12, ये वाली साइड है 9.6, इन दोनों के बीच का गैप 1। ओके बच्चों, ये 6 यहां पर मिस कर दिया मैंने। 9.6 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? 1.2, 21.6, ये हो गया 10.8 मीटर। ये एरिया आ गया बच्चों। अब अगर हम देखें तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्टेंस यू कैन राइट, डिस्टेंस होगा दोनों का सम 25.2, 10.8, दिस इज 36 मीटर। क्लियर है बेटा? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 36। तो इसमें आपको ये इंटरसेप्ट फाइंड करने थे, इतना आसान नहीं होता मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये इंटरसेप्ट फाइंड करना। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कैसे आप ये इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे और कैसे ये आप एरिया फाइंड करेंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 49। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, यहां पर एक्सेलरेशन 0, यहां पर एक्सेलरेशन 0, बीच में कोई वेरिएबल फोर्स लगी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा केस अक्सर कब होता है? इंपल्स के केस में, जब कोई बॉल वॉल के साथ जाके टकराकर वापस आती है, कांस्टेंट स्पीड से गई, कुछ देर के लिए फोर्स लगी, फिर वापस किसी कांस्टेंट स्पीड से आ जाती है। तो यहां पर क्या होगा? अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इनिशियली स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, हिट विद द बैट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। बिल्कुल हो सकता है, यूनिफॉर्म स्पीड से गई, हिट किया, वापस किसी कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, बिल्कुल हो सकता है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, अगर बॉल फ्रीली फॉल कर रही है तो उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बच्चों, स्पीड कंसिस्टेंटली बढ़ती रहती है, तो ये नहीं हो सकता। कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो कदे ही नहीं हो सकता क्योंकि बीच में यहां एक जर्क लगा है। फुटबॉल किक्ड इनटू एयर वर्टिकली अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए। तो यही हम आंसर मार्क कर लेंगे। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 50। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़े से इजी हैं, 41 टू 48 स्पेशली थोड़े से क्वेश्चन टफ हैं जहां पर अक्सर बच्चों को दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों कहता है फिगर शोज द एटी ग्राफ। ओके, एटी ग्राफ दिखाता है अलोंग एक्स एक्सिस, रैंक द इंटरवल अकॉर्डिंग टू चेंज इन वेलोसिटी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी पूछा था बच्चों, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ हमें क्या देता है, ठीक है, कमेंट करके आपको बताना था
एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ है एरिया, वो हमें देता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। तो सिंपली आपको ये देखना था कि किस सेक्शन में एरिया ज्यादा है और किस सेक्शन में एरिया कम है। अगर हम फर्स्ट सेक्शन में एरिया देखें बच्चों, तो यहां पर ये वाली वैल्यू हो गई 5, ये हो गया 5, ये वाली साइड होगी 1 2 3 2, तो ये हो गया 10। एरिया सेकंड बच्चों, ये वाली साइड है 2, ये कितना है बच्चों 2, और ये 4 to 8 यानी कि 4, तो ये कितना हो गया 8। A3 बेटा, A3 में ये है 7, तो ये हो गया 7, और ये साइड है 1, तो 7 into 1 7। तो किसका एरिया सबसे ज्यादा है, उसी की चेंज इन वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो क्या ऑर्डर रहेगा बच्चों, आपको फाइंड करना था ग्रेटेस्ट फर्स्ट, तो क्या होगा 1 इज ग्रेटेस्ट फर्स्ट बेटा। ओके, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तो सबको रिजल्ट मालूम है बच्चों। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, फर्स्ट टाइम इंटरवल में कहता है t/2 टाइम, ये t ये 0, टाइम इंटरवल दोनों का सेम हो तो डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन रेशो 1:3। अगर हमारे पास कोई बॉडी रेस्ट से शुरू होती है, अल्फा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाती है, तो सेम टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर्ड होते हैं दैट आर इन रेशो 1:3। इसके बाद वाले में 5x, इसके बाद वाले में 7x। 1 3 5 7 की गोल्डन रेशो सबको ये याद होगी। बट इसको सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, ये तो रही शॉर्ट ट्रिक की बात। फटाफट से आप देख सकते हैं कि x2 किसके बराबर होगा 3x1, ज्यादा कोई पेन लेना ही नहीं है। बट अगर हमें एग्जैक्टली सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, a to b c। अगर आप लिखें a to b बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है x1, x1 हो गया 0 प्लस अल्फा t/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/8। सॉरी बच्चों, यहां पर हाँ एक मिनट, यहां पर ध्यान से देखिए, x1 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा 1/8 अल्फा t स्क्वायर। अब अगर आप इक्वेशन लगाते हैं b to c, तो वहां b पे हमें वेलोसिटी नहीं पता, तो इसलिए हम इक्वेशन को थोड़ा स्मार्टली सिलेक्ट करना है बच्चों। आप b to c भी लगा सकते हैं, बस आपकी मेहनत बढ़ जाएगी थोड़ी सी। क्या मेहनत बढ़ जाएगी, आपको b पे वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। बट अगर आप ध्यान से देखें, मैं a to c में भी तो लगा सकता हूं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम क्या हो जाएगा टोटल t स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते थे अल्फा, तो यहां आप लिख सकते हैं 4x1 इज इक्वल टू हाफ अल्फा t स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा x1 प्लस x2 4x1, तो x2 को क्या लिखा जा सकता है 3x1। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सब्जेक्टिव फॉर्म। अदरवाइज आपको डायरेक्ट ये ट्रिक पता है, डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन रेशियो 1 3 5 7। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 52, फ्रीली फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज केस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैक्यूम में ही पूरा का पूरा जो मोशन इन 1D या काइनेमेटिक्स हम पढ़ते हैं, हम उसमें बाय डिफॉल्ट वैक्यूम मानते हैं। अगर वहां एयर होगी तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी विस्कस मीडियम में से एयर में से कोई बॉडी मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ओके बच्चों, तो वैक्यूम में जो फ्री फॉल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और यही हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द काइनेमेटिक्स इक्वेशन। ये तो सबको मालूम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन है, f इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होता। क्या होता है, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर होता। तो ये हमारे पास गलत हो गई है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। एक और कौन सी होती है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। एक और कौन सी होती है, dn u प्लस a बाई 2
2n माइनस 1। ये जो 3 इक्वेशन मैंने लिखी हैं, ये हमारे पास इन्हीं 3 इक्वेशन को यूज करके ड्राइव करते हैं। ए और बी इक्वेशन को यूज करके आप ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। ओके बच्चों, मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट हमें फाइंड करनी है। जीरो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई जीरो एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? जी डाउनवर्ड। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन आर वेरी ट्रू only for motion in which the magnitude and direction of acceleration are constant during the course of motion। बिल्कुल सही बेटा। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिस सेगमेंट में हम इक्वेशन लगा रहे हैं, तभी हम इक्वेशन लगा पाते। साइन ऑफ एक्सेलरेशन टेल्स अस वेदर द स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्या ऐसा होता है? 10th तक ऐसा होता था, बट 11th में नहीं है। स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, ये तब डिपेंड करता है अगर V और A सेम साइन के हैं तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही है। अगर दोनों का साइन सेम है, हो सकता है दोनों नेगेटिव हो, तब भी स्पीड बढ़ेगी। अगर V और A का साइन ऑपोजिट है, तब हम कहते हैं कि स्पीड डिक्रीज करेगी। बच्चों बात समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान में रखना है। सिर्फ एक्सेलरेशन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो डिसाइड नहीं करता कि स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी की भी जो साइन है, डायरेक्शन है, उस इंस्टेंट पे क्या होगी। ओके बच्चों, तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? सी। फिर कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन इट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये जो मैं ऊपर गोल्डन रेशियो कह रहा था 1, 3, 5, ये क्या होते हैं बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9। इक्वल टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का। ये आधे सेकेंड का होता तब भी यही था, ये 2 सेकेंड का होता तब भी यही था। तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस कवर्ड आर इन रेशियो 1, 3, 5, 7। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस में है? ये x है, ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है। इन सबका डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस सेम कौन सी प्रोग्रेशन में होता है? कौन सी सीरीज में? एपी में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नो, डज नॉट फॉर्म नो। बट डी ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता था 1 का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता था 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता था 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता था 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सो ऑन। तो ये स्क्वायर्स के सब्ट्रैक्शन की भी रेशियो होती है। बट यहां पर क्या लिख दिया इसने? स्क्वायर रूट, सीरीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू डिफरेंस ऑफ स्क्वायर रूट। नो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स। ओके बच्चों, तो ये भी हमारे पास करेक्ट हो सकता था अगर स्क्वायर होता, बट यहां क्या है? स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों। ओके, अ बॉडी कवर्स 20 मीटर, 22 मीटर, 24 मीटर इन 8th, 9th, 10th सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसे पूरा सॉल्व करने जाते हैं कि मैं 8th सेकेंड की इक्वेशन लिखूं, 9th सेकेंड की इक्वेशन लिखूं, कैसे? ध्यान से देखिए। आप लिख सकते थे u a/2। 8 सेकेंड के लिए ये क्या आ जाता? 28 माइनस 1। तो ये बनता 20 इक्वल टू u प्लस a/2 15। ओके, फिर हमारे पास ये 22 के लिए क्या बनता? u प्लस a/2। यहां क्या होता? 2 इंटू 9, 18 माइनस 1 70। ओके बच्चों, आप इसे सॉल्व करते तो आपके पास क्या आता? ध्यान से देखिए। जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जेई मेन में वो क्वेश्चन आया था जिसमें ये लिखे हुए थे nth, n+1, n+2 सेकेंड। वहां पर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत लेंथी जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? कंसेक्टिव सेकेंड में अगर हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो जो डिस्टेंसेस होते हैं कंसेक्टिव सेकेंड में,
वो होते हैं s, s प्लस a, s प्लस 2a। तो जो कंसेक्टिव सेकंड में डिस्टेंसेस कवर्ड होते हैं, कंसेक्टिव सेकंड में जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं उनका डिफरेंस हमें एक्सेलरेशन देता है। कंसेक्टिव सेकंड्स में जो डिस्टेंसेस कवर्ड हैं उनका डिफरेंस हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो यहां एक्सेलरेशन क्या है? 22 माइनस 20 तो क्या है? 2। बाद में कितना है? 24 माइनस 22 यानी कि 2। इस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं? अब अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारे पास क्या होगा? u से u कट जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? ये आएगा -2, ये आएगा a/2 15 माइनस 17। तो a कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। आप डायरेक्टली देखकर बता सकते थे सिर्फ अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, अदरवाइज फिर आपको ऐसे सॉल्व करना था। अगर आपके पास a आ गया, अब u के लिए आपको u 0 है या कोई नॉन जीरो या नेगेटिव, उसके लिए आपको इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुट इन 1 क्या होगा? 20 इक्वल टू u प्लस 2/2 इंटू 15। तो u कितना आ गया बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया ये क्वेश्चन? इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नो। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यस। इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रेस्ट से शुरू हुआ था क्या? नहीं। इनिशियल वेलोसिटी वाज u इक्वल टू 5 विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सी इसकी करेक्ट आंसर बनेगी। डी क्या है? विद इनिशियल वेलोसिटी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? नो। ध्यान से देखिए बेटा, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। विद रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास नॉन जीरो है। क्वेश्चन नंबर 57। A player throw a ball vertically upward with velocity u at highest point। हमने इससे पहले भी लिखा था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड। थ्रू आउट द मोशन फोर्स उसके ऊपर mg लग रही है, एक्सेलरेशन अभी भी क्या है? g। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन 0? नो। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u बट एक्सेलरेशन 0। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 0 बट एक्सेलरेशन इज g। वेलोसिटी ऑफ बॉल इज u बट एक्सेलरेशन g, गलत। तो ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 58, इसके ऊपर बेस्ड नीट में भी पिछले 20 सालों में 3-4 बार क्वेश्चन आए हैं। मैंने PYQ भी इसके रिकॉर्ड किए थे बच्चों आप लोगों के लिए, आप उसे भी जरूर देखें। उसमें भी इसी 58, 59 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूं नीट फिंगर टिप्स बड़ी अच्छी बुक है। इन्होंने ऑलमोस्ट वो टॉपिक कवर कर लिए जिसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो PYQ जरूर देखेंगे बेटा। हमने PYQ सीरीज में भी कुछ वीडियोस अपलोड की गई हैं, उसमें काइनेमेटिक्स के भी PYQ रिकॉर्ड किए गए हैं, तो जरूर देखिएगा बेटा PYQ। तो क्या है यहां पर देखेंगे, कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट रोड विद स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। ब्रॉट टू रेस्ट, फाइनल स्पीड क्या हो गई? 0। एट डिस्टेंस 200 मीटर, क्या फाइंड करना है? हाउ लॉन्ग इट टेक, टाइम फाइंड करना है। तो कौन सी इक्वेशन है SUVOT में? हो सकता है आप v² माइनस u² इक्वल टू 2as लगा के पहले a फाइंड करें, फिर आप t फाइंड करें। बट मैं आपको बता दूं, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन v प्लस u/2 इंटू t। आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और चांसेस ऑफ एरर भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो 400/40 क्या हो जाएगा बच्चों? 10 सेकेंड। क्लियर है? ये आपको ध्यान से देखना था। ये इक्वेशन बेटा आप इक्वेशन ऑफ मोशन में नोट कर सकते हैं। इससे ऊपर जो 2-3 क्वेश्चन पहले था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको 3 पता है बट हम 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखते हैं। दूसरी और क्या बताई थी? S इज इक्वल टू VT माइनस हाफ
at स्क्वायर। ये वाली भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप याद रख सकते हैं, काफी सारे क्वेश्चन में आपका ये टाइम सेव कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 59 बच्चों, 59 कहता है ऑटो ट्रेवलिंग अलोंग द स्टेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड u 30 to 50 इंक्रीज कर लेता है इन अ डिस्टेंस 180 मीटर। आपको बताना है हाउ मच टाइम, टाइम बताना है बच्चों। तो कौन सी इक्वेशन यूज करने वाले हैं यहां पर भी हम लोग, s इज इक्वल टू, आप साथ साथ बोले बच्चों, s इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू इंटू टी। साथ साथ बोलने से इक्वेशन याद हो जाएगी। यहां पर आपने 2 बार इक्वेशन लगा ली है तो आपका काम हो गया। 360 बाई 80, बस आपको इसे डिवाइड करना था। 8 चौक 32, 4 40, 4.5 सेकेंड यहां पर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, बी ऑप्शन। ओके, तो अब आप ये भी इक्वेशन याद रख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 41 to 60 क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए बच्चों, फटाफट से, और जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें बच्चों। यही हमारे पास मोटिवेशन होगी और ज्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करने की। जो आप मुझे कमेंट में लिखकर दे रहे हैं, मैं उन्हीं चैप्टर की वीडियोस पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे काफी सारे बच्चों ने कहा था काइनेमेटिक्स 1D की रिकॉर्ड कर दीजिए, आप ही के लिए ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बच्चों। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 60 बेटा, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी पासेस 2 पॉइंट्स 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड। कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन की फीलिंग को समझिए। कहता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, u0 से इसने फॉल करना शुरू किया, कहीं बीच में ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकंड में, कहीं बीच में, क्योंकि पहले 1 सेकंड में तो आपको पता है 5 मीटर कवर करता है, दूसरे 1 सेकंड में 15, तीसरे 1 सेकंड में 25, चौथे 1 सेकंड में 35, तो कहीं वहां पर बीच में ये होना चाहिए। कहता है फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगिन टू फॉल, हमें फाइंड करनी है ये वाली हाइट। तो बच्चों इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देखिए, पहले a टू b के लिए क्या बनेगा, मान लो यहां टाइम लगा है t, तो a टू b के लिए h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन बेटा। अब अगर मैं देखूं, ध्यान से देखूं, a टू c के लिए बेटा, a टू c के लिए डिस्टेंस कितना हो गया h प्लस 30, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, टाइम कितना हो गया बच्चों 1 सेकेंड बढ़ गया, टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड बढ़ गया। अब आप B टू C में भी लगा सकते थे, क्योंकि हमने 1 डायमेंशनल में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था, B टू C में भी लगा सकते थे, बट यहां पर हमें फिर से वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी। भाई एक इक्वेशन और बढ़ जाएगी, क्यों इतनी टेंशन पालनी है, सीधा सीधा लिख देते हैं। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, पुट वैल्यू ऑफ h, h क्या है हाफ gt स्क्वायर प्लस 30, यहां पर स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t। इसे आप ओपन करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है हाफ gt स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2g प्लस क्या बचेगा 1/2g इंटू 2t, ये कट गया बेटा। g की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा 5 प्लस 5t, तो t कितना आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा t कितना आ गया बच्चों, यहां पर ये आ गया है, कुछ गड़बड़ है, यहां 10 है, देखिए यहां पर क्या है बच्चों 10, तो t आ गया है 2.5 सेकेंड, t 2.5 सेकेंड बच्चों। तो h कितना आ जाएगा, h फाइंड करना था हाफ gt स्क्वायर, ये है 1/2 10 इंटू 5/2 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 5, ये हो गया 25/4। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है 125/4, जो है 30 से थोड़ा सा ज्यादा 31.25 मीटर आप इसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये
आंसर आएगा 32.1। क्लियर बात बच्चों? तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते थे। तो जो अप्रोक्सीमेट, सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? अगर आप जी को 9.8 ले लेंगे तो ये और ज्यादा इसके पास चला जाएगा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में जी 9.8 दिया है। ओके बच्चों, तो ये थी हमारे पास डिस्कशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 टू 60 ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D और मोशन इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय द पब्लिकेशन MTG। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो इतनी ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू बच्चों।